गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 13, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। मतलब कि पीएच वैल्यू का हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो इसको सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम से, कि पीएच वैल्यू का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, हम इसको बुक की तरफ से नहीं समझाएंगे, इसको हम अपने तरीके से समझाएंगे, हम अपने तरफ से समझाएंगे कि मतलब क्या प्रभाव पड़ता है। और बड़ा ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मतलब इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि ये बिल्कुल थियोरेटिकल चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है और कुछ ऐसा नहीं कि बहुत डीपली नॉलेज है जो मतलब समझ में ना आने वाला चीज़ है। ये एक थ्योरी के माध्यम से है, मतलब कि समझ में आ जाएगा। टोटली कहना चाहो तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, सबसे पहले क्या है कि इसमें समझने वाली बात यह है कि हमारा जो बॉडी है उसका जो मेन चीज़ देख लो वो कौन सा है, ब्रेन है। इज दैट ओके। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेन को चलाने के लिए, मतलब कि ये पूरा सिस्टम को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी का प्रोडक्शन हाउस जो है वो हमारा लीवर है। क्या है, लीवर है। वहीं से सारा एनर्जी सब जगह ट्रांसफर होता है। इज दैट ओके। ये तो माइंड काम कर रहा है, ये हार्ड डिस्क है, यहाँ से सर्वर कुछ हो रहा है, सब कुछ मतलब कि क्या कंट्रोल करना है, नहीं कंट्रोल, लेकिन एनर्जी जो बनने का काम है, वो प्रोडक्शन जो हो रही है वो तो यहीं हो रही है। तो वो कैसे हो रही है बाबू, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले हमने खाना खाया, ठीक है। जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, वहाँ एक कटर लगा हुआ है, एक तरीके से कह लो उसको, ऐसे कैटलिस्ट भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और ऐसे उसका नाम है इंजाइम, और उसका नाम जो रियल नेम है वो क्या नाम है, पेप्सिन। वही कटर क्या नाम है, पेप्सिन। एक बार में 1 मिलियन से भी ज़्यादा को एकदम छोटे 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 पार्ट में कर देता है वो, कट करके। इज दैट ओके। तो जो हम खाना खाते हैं, तो जो खाना खाने के बाद जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टील फूड, मतलब बासी भोजन भी खा लेते हैं, या कभी ऐसा होता है कि ओवर ईटिंग, जैसे फंक्शन वगैरह में जाते हो तो नहीं रहने दीजिए के चक्कर में 2 4 5 10 पूड़ी ज़्यादा ही खा लेता है इंसान, या ज़्यादा देखा कि पूरा एकदम क्रिस्पी आओ बहुत बढ़िया चीज़ है, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा खा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि वहाँ जो है पेप्सिन थोड़ा मंद पड़ जाता है। मंद मतलब कि थोड़ा कम अच्छे से काम नहीं कर पाता है। रीजन क्या है, ज़्यादा खा लिए आप, जितना चाहिए उससे ज़्यादा हो रही है, ओवर ईटिंग हो रही है। ओवर ईटिंग में क्या होती है कि हमारे शरीर के अंदर एक एसिड सिक्रीट करता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक खास रीजन तक ही काम करता है। उसका बस यही काम है कि जो स्टेल फूड है या फिर जो भोजन वगैरह है उसके साथ कोई भी बैक्टीरिया, फंग, कोई भी ऐसा चीज़ आ गया है और न भी आया है, तो उसके अंदर जो है हमको उसको पचा देना है। किसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है कि सबसे पहले उसके अंदर जो भी चीज़, वैसा बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको पचा देना है बस। पेप्सिन का क्या काम है, उसको कट करना है, उसका काम है डाइजेस्ट करवाना। किसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब देखो ध्यान से समझो, लेकिन पेप्सिन जो है एक मिनिमम, मतलब एक ऑप्टिमम कह लो, मिनिमम नहीं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही वर्क करता है, ऑप्टिमम पीएच पर ही वर्क करता है। वो पीएच वैल्यू है कि मतलब 6 से लेकर के 7 तक। अगर 7 से ज़्यादा होता है, बेसिक करेक्टर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी वो वर्क करना बंद कर देगा पेप्सिन, और अगर 6 से भी नीचे हो जाएगा तो भी बंद कर देगा वो। और ऐसी स्थिति में क्या होगी, पीएच वैल्यू घट जाएगी। जब पीएच वैल्यू घट जाएगी तो आपके अंदर एसिड बढ़ गया। नहीं बोलते हैं कि यार आज एसिडिटी हो गया है यार, तो वही तो एसिड बढ़ गया है तुम्हारे अंदर, तो तुम ज़्यादा खाना खा लिए हो, समझ में आ रहा है, और वो एसिड पचा नहीं पाया तो सारा का सारा तो वहीं रह गया, और नहीं हुआ तो एसिड बन गया। तो एसिड बन गया तो ऐसी स्थिति में क्या बोलोगे, आज पचा नहीं है यार, एसिडिटी हो गई। एसिडिटी का मतलब क्या हो गया, एसिड ऐड हो गया, एसिड बढ़ गया है आपके अंदर, समझ में आ रहा है। तो एसिड बढ़ जाने के कारण क्या हो गया, आपको इंडाइजेशन होगी, मतलब अपच हो गया। अब अपच हो गया तो आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले देखिए ट्रीटमेंट बता दे रहे हैं। ट्रीटमेंट ये है कि आप सबसे पहले जाएंगे मार्केट में, मेडिकल स्टोर के पास, और वहां से क्या करते हैं, इनो खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं आप, इनो। और वो इनो का जो कैरेक्टर होता है वो बेसिक कैरेक्टर होता है, और वो जैसे ही आप पी लेते हैं तो अंदर में तो एसिड बढ़ा हुआ है। अब जब इनो लेते हैं वो उसका कैरेक्टर कैसा होता है, बेस होता है। अब ये एसिड और बेस आपस में मिल करके क्या बना देता है, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बना देता है, सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइज हो जाता है, फिर आप क्या रिलीफ महसूस करते हैं अंदर से कि हाँ अब सही है, समझ में आ रहा है। तो यही थी। तो हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग को कौन सा बेस यूज करना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या बेकिंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अगर इंडाइजेशन हुई है आपको
तो अगर इंडाइजेशन हुई है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग पाउडर यूज करेंगे तो वो क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब देखते हैं कुछ क्या डिफिनेशन वगैरह इसका लिखा हुआ है। डिफिनेशन क्या, एक कंसेप्ट लिखा हुआ है क्या, आवर स्टोमिक प्रोड्यूसेस HCl, वो तो हमने बताया कि सीक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टोमिक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, इंडाइजेशन के समय हमने कहा ना कि जैसे ये होती है, ज़्यादा खा लेते हैं तो इंडाइजेस्ट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में एसिड जो होते हैं वो अमाउंट बढ़ जाती है। इट काउजेज पेन एंड इरिटेशन, हाँ तो अंदर से तो थोड़ा बहुत वो दर्द महसूस होता ही है। एंड नॉर्मली पेप्सिन एंजाइम आर वर्क इन द pH 7 to 7.8 या 7 to 8, समझ में, 7 से लेके 7 से 8 तक, उससे नीचे में भी वो काम नहीं करता। टू करेक्ट द डिस्टर्ब्ड pH काउज्ड एंटी एसिड। और देखो एक चीज़ और है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि वो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो हमने सजेस्ट किया या डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं आपको, उस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहेंगे, एंटा एसिड। एंटा का मतलब उल्टा, एसिड, एसिड का उल्टा कौन होता है, बेस होता है, तो उसको हम ऐसे भी क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं, ठीक है। वो जो कौन होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH हॉल ट्वाइस, इसका नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक माइल्ड बेस है, क्या है, माइल्ड मतलब वीक होता है, मतलब कमजोर टाइप का बेस होता है ये, और इसका यूज करने से वो ज़्यादा कुछ नुकसान अंदर में नहीं होता है। और हम लोग इसी तरीके से जब कभी भी इंडाइजेस्ट हो तो हम बच सकते हैं, अपने आप को क्योर कर सकते हैं। इज दैट ओके, समझ में आ गया। चलिए दूसरा हम आ जाते हैं क्या, तो pH चेंजेज एज द काउजेज ऑफ टूथ डीके। दूसरा हम आ जाते हैं टूथ डीके पे। टूथ डीके, टूथ मतलब दांत, डीके मतलब क्षय या नष्ट होना। तो मतलब दांत कैसे खराब होता है, कैसे नष्ट होता है, देखो इसका बहुत ही छोटा और सिंपल सा रीजन है। रीजन ये है कि जैसे ही आप क्या करते हैं कि चॉकलेट वगैरह दिन में खा लेते हैं, या चॉकलेट खाने के बाद कभी भी ऐसा होता है कि कभी आप चॉकलेट खा लिए दिन में और 2-4-5 घंटे तक मुंह ना धो पाए या पानी ना पिए, जिसके कारण से वो चॉकलेट जो है वो कहीं ना कहीं दांत में फंसा हुआ रह गया और वो अच्छे से क्लीन होकर के आपके लीवर तक नहीं पहुंच पाया, दांत अच्छे से फ्रेश साफ नहीं हो पाया। अब ऐसी स्थिति में 4-5 घंटे पर ये रुक जाने के बाद क्या होती है कि हमारे जो मुंह के अंदर में जो बैक्टीरिया होती है, हमारे टीथ पर जो बैक्टीरिया होती है, वो बैक्टीरिया उस चॉकलेट में मौजूद शुगर को ना सिंपल फॉर्म में डिसोसिएट कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। और एक स्ट्रॉन्ग, एक मतलब स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन वीक एसिड जिसकी कंसेंट्रेशन हाई होती है वहाँ यहाँ टीथ पे प्रोड्यूस कर देता है। और ये जो आप टीथ देख रहे हैं ये बना हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किस चीज़ का, कैल्शियम फॉस्फेट, हमने यहाँ लिख दिया है, आप याद करेंगे किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। अब ये कैल्शियम फॉस्फेट के ऊपर जो एसिड बना हुआ होता है, वो एसिड क्या करता है कि जो टीथ पे जैसे ही लगता है, अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे उसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगा। किसके साथ, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ। अब वो बैक्टीरिया जो एसिड प्रोड्यूस किया, वही बैक्टीरिया कैल्शियम फॉस्फेट को धीरे धीरे डिग्रेड करना शुरू करवा देगा। अब ऐसी स्थिति में दांत में क्या होती है, होल होना शुरू हो जाएगी, वहां क्या होना। और ये जो है वो एक मिनिमम रेंज तक ही वो काम करता है। जैसे अगर pH वैल्यू 5.5 है, उससे ऊपर है तब तक तो ठीक है, 5.5 से नीचे अगर जाना शुरू हुआ मतलब एसिड ऑलरेडी हमारे टीथ पर है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर उससे ज्यादा अगर उस पर ये होता है, एसिड बढ़ जाती है, उसकी लेवल घट जाएगी pH वैल्यू, तब ऐसी स्थिति में हमको नुकसान होना शुरू हो जाता है। इज दैट ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको हम लोग कैसे ये करेंगे, प्रिकॉशन कैसे करेंगे, इसको हम लोग बचाएंगे कैसे, आखिर कौन सा ऐसा यूज करेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले कि आप इसको सुबह उठे तो दातुन करें। कौन सा, नीम स्टिक, हम सजेस्ट कर रहे हैं आपको नीम स्टिक। नीम के अंदर जो होता है वो बेस होता है, अगर बेस का यूज करेंगे और मौजूद आपके जो टीथ पर है वो एसिड है, तो वो एसिड जो है वो नीम के दातुन में जो बेस मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करके और वो न्यूट्रल और वाटर बना देगा, मतलब सॉल्ट और वाटर बना देगा। ऐसी स्थिति में आपका जो टीथ है वो सिक्योर हो जाएगा, क्योर हो जाएगा और अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा तो मार्केट में अवेलेबल है ही पेस्ट का तो बहुत सारी वेराइटी है, कोई भी यूज कर ले, और वो उसका सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है, वो उसका ऑप्शनल प्रोडक्ट होता है जिसमें साल्ट पाया जाता है। हालांकि जो चीज़ सेकेंडरी होती है, जो मार्केट में हाईलाइट नहीं होता है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए, एक एक्स्ट्रा कुछ दिखाने के लिए ऐसा लोग पूछ देते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। ये एक एडवर्टाइजमेंट का साधन है जिससे कि लोगों को इसके ऊपर ध्यान जाए। सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है उसका सॉल्ट, लेकिन इन मेनली फॉर्म जो उस पेस्ट के अंदर होता है वो बेसिक कैरेक्टर होता है। अब क्वेश्चन पूछेंगे कि सर वो हमको कड़वा तो नहीं लगता है, फिर बेस कैसे है उसके अंदर। देखिए जो कुछ जो एसिड है जैसे 6 से ऊपर 6 और 7 के बीच में, और कुछ जो बेस होते हैं जो 7 to 8 के बीच में है, उसका आपका टेस्ट में जो उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वो थोड़ा सॉल्टी टाइप से ही दिखता है, थोड़ा सॉल्टी ही लगता है, मतलब स्वीट नियर, मतलब पता नहीं चलेगा कि ये कैसा है, सॉल्टी है, एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि वो माइल्ड होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं,
समझ में आ रहा है। अब 6 से 7 के बीच का जो एसिड जिसका पीएच वैल्यू रहेगा वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तुम अंदाज लगा सकते हो। और वही चीज़ 7 से 8 के बीच में जो बेसेस हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं इसका भी अंदाज आप लगा सकते हैं। इसलिए उसके टेस्ट में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस कारण से जो पेस्ट वगैरह होता है उसको जब हम लोग ये करते हैं तो उतना ये दिख नहीं पाता, समझ नहीं पाते हम लोग, उसको ऐसा फील नहीं कर पाते कि वो सॉल्टी लग रहा है, एसिडिक लग रहा है या फिर बेसिक लग रहा है। समझ में आ रहा है। लेकिन रियल जो उसकी जो कैरेक्टर होती है वो बेसिक कैरेक्टर होती है। सेकेंडरी प्रोडक्ट जो होता है उसका वो सॉल्ट होता है। हमारी तरफ से अगर ये सजेशन चाहते हैं तो हम बताएंगे कि नीम स्टिक ही यूज करें, अगर नहीं तो सप्ताह में एक दिन जरूर यूज करें। क्योंकि पेस्ट जो होता है और ये जो आप देख रहे हैं इनेमल्स कहते हैं व्हाइट कलर का, ये धीरे धीरे प्लास्टिक के ना ये ब्रश के कारण वो धीरे धीरे खत्म होता है। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर वो खत्म होगा धीरे धीरे आपका जो पीला होने लगेगा दांत, तो आप चाहते हैं कि अच्छे से रहें, सिक्योर रहें, तो इसके लिए आप सबसे उत्तम और सबसे बढ़िया और आयुर्वेदिक और समझ लो प्राकृतिक नेचुरल जिसको कह लो वो है आपको नीम स्टिक, और उसी को यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इज दैट ओके। तो ये थी 2 चीज़ें हमारे दैनिक जीवन के लिए। पहला कौन था, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, ये पीएच इन एवरीडे लाइफ में पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा हो गया पीएच चेंज इन एज द काउजेज ऑफ द टूथ डिके। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। तो आप ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद है इफेक्ट ऑफ पीएच इन प्लांट्स एंड इफेक्ट ऑफ पीएच इन क्या एनिमल्स। तो कुछ तो इफेक्ट प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर पड़ते हैं और कुछ सेंसिटिव भी होते हैं पीएच के प्रति। वो क्या है वो चीज़ हम अभी तुरंत देख रहे हैं। इज दैट ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब देखिए जैसा कि हमने कहा कि पीएच इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स, तो पीएच इन प्लांट्स, ये देखो प्लांट्स हमने एक वर्ड लिखा है सेंसिटिव, और यहाँ भी हमने एनिमल्स के रूप में भी लिखा है सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब यहाँ क्या है, पहले सेंसिटिव का मतलब समझ लो। सेंसिटिव का मतलब ये कह रहे हैं हम यहाँ पर कि पीएच के चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ेगा प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। तो पीएच चेंज कब होगी, प्लांट्स तो बाहर का चीज़ है, एनिमल्स तो बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, बहुत सारे ये आप माने पेट भी हैं जो पालतू भी हैं और एक्वाटिक हैं, तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके प्रति वो क्या उसका सेंसेशन है। तो देखिए एक चीज़ तो आप तय मानिए कि जैसे क्या होती है कि जब एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, मतलब बाहर में अगर एटमॉस्फेयर के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में एसिड रेन होने की चांस रहती है। और ऐसे जनरली जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो एप्टिमम पीएच वैल्यू है, मतलब जिसमें वो अच्छे से ग्रो कर सकें, वो पीएच रेंज का जो है वो 5.5 से 7 तक है। मतलब अगर 5.5 से नीचे आता है तो एसिडिक हो रहा है और 7 से ऊपर जा रहा है तो फिर बेसिक हो जाएगा। मतलब 7 तक और 5.5 से 5.5 तक ये अगर सही है तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेगा। अगर उससे कम ज़्यादा है या फिर उससे 7 से ज़्यादा हो रहा है तो स्थिति में अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। अब अच्छे से ग्रो नहीं करेगा तो फिर क्या करना होगा, तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ न्यूट्रलाइज करने के लिए, कभी अगर एसिडिक रेन हुई तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग वहाँ क्या कर देते हैं, बेकिंग सोडा मिला दिए या फिर ऐसी स्थिति में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिए। जैसे मान लो एसिड रेन हुआ, तालाब में बहुत सारा मछली है या आसपास के पेड़ हैं, तो वो एसिड रेन के कारण खराब हो सकता है क्योंकि वहाँ पे एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा हो रहा है, एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो गई है। हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेकिंग पाउडर का सॉल्यूशन मिला करके वहाँ आसपास छिड़क देंगे या मिला देंगे या तालाब में डाल देंगे। तो ऐसी स्थिति में एक्वाटिक एनिमल्स जो होंगे वो अच्छे से बच जाएंगे। और साथ ही साथ जो प्लांट्स वगैरह का रूट के पास अगर हम लोग डाल देंगे तो आसपास का जो वाटर ये है और सॉइल जो है वो क्या हो जाएगा, अच्छे से उसको पीएच को मेंटेन कर लेगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, या न्यूट्रल होगा या फिर 5.5 to 7 के रेंज में आ जाएगा, जो कि उसके लिए ऑप्टिमल है, ऑप्टिमम है, अच्छा से वो वहाँ ग्रो कर सकता है। ठीक है, कुछ सेल्फ न्यूट्रलाइज्ड होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन होती है, पीएच उसके अंदर भी चेंजिंग होती है और उसके द्वारा हम भी इंजेक्ट होते हैं। जैसे कि आपको बताएं, एक प्लांट है जिसका नाम है बास्प। बास्प एक पत्ती होती है, बास्प स्टिंग। जब उसका हम लोगों को ये इंजेक्ट होता है कभी भी तो उसके अंदर पाया जाता है, बास्प के अंदर पाया जाता है बेस, और बेस जब हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो ईचिंग मतलब कि खुजली जैसा होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि बेस हमारे शरीर में चला गया बास्प स्टिंग के द्वारा, बास्प के जो फर्न है, रुआ है, उसके द्वारा हमारे शरीर में बेस चला गया है, तो हम क्या करेंगे, विनेगर, एसिटिक एसिड जो कि बीक एसिड है, तो विनेगर का हम लोग ऐसे ले लेंगे एसिड और उसके ऊपर हम अपने स्किन पे ऐसे टच कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं। समझ में आ रहा है?
बिल्कुल। इसके बाद है कुछ और भी, जैसे कि प्लांट्स के अंदर में पीएच का चेंजिंग या फिर उसके द्वारा हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैं एक आपको बता रहे बहुत ज़बरदस्त कि आसपास के गांव में एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम है नेटल प्लांट, उसे उसको हिंदी में कहते हैं चुचूहत, ठीक है, नेटल प्लांट, और बहुत ही खुजली देता है उस वो समझे। तो वो जो उसका फर्न होता है, वो जो पत्ती के ऊपर भी होता है उसका फर भी पाया जाता है। वो सिम जो खाते हो ना, कौन सा सिम, एयरटेल वोडाफोन वाला सिम की बात नहीं कर रहे हैं हम सिम जो बात कर रहे हैं वो खाने वाला सिम, वो वजह उसी के जैसा उसका फर होता है, ठीक है। और वो उसका फर्न कभी हमारे शरीर में ऐसे इंजेक्ट हो जाए तो उसमें जो एसिड होता है वो पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड जब हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है तो ऐसी स्थिति में बहुत ही ईचिंग मतलब खुजली होता है और बहुत मतलब स्वेलिंग भी हो जाती है तुरंत भर में। और वहीं पर एक पौधा पाया जाता है, उसी नेटल प्लांट्स के बगल में ही एक और पौधा पाया जाता है जिसका नाम है डॉग प्लांट। क्या नाम है? डॉग प्लांट। एक तरीके से कह लो सेल्फ न्यूट्रलाइजेशन, ये परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ, भगवान के द्वारा बनाया हुआ एक तरीके से कह लो। नेटल प्लांट जो ईचिंग प्रोड्यूस करवा रहा है, उसी कारण ईचिंग हो रही है, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जा रहा है। वहीं बगल में एक बेसिक सब्सटेंस जो बेसिक कैरेक्टर का पौधा है वो भी वहीं बनाते हैं, वो वहाँ अपने से उगता है। वो समझ में आ रहा है मेरा बात? एक तरीके नेचुरल सेल्फ न्यूट्रलाइजेशन कर लो, और वो वहीं उगा, उसका नाम है डॉग प्लांट। डॉग प्लांट के पत्ती को अगर आप अच्छे से पहचानते हैं, उसको रगड़ देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि वो बेसिक कैरेक्टर का है और नेटल प्लांट एसिडिक कैरेक्टर का था, तो बन जाएगा सॉल्ट एंड वाटर, वहाँ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आप ऐसी स्थिति में रिलीफ महसूस करेंगे। अब हमको यहाँ से हंसी छूटता है कि कभी ऐसा ना हो कि किसी को नेटल ही ये करा हो, इंजेक्ट करा हो, और उसके बाद क्या करे, उसको पहचानने नहीं आता है कि नेटल कौन है, डॉग कौन होता है। ऐसा ना हो जाए कि डॉग के चक्कर में दोबारा नेटल ही घस ले, और नेटल घस ले उसके बाद तो बस आप समझ ही सकते हैं, इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। इज दैट ओके? तो आप थोड़ा सा ठीक से समझते हुए कि कौन नेटल है कौन डॉग है, और तभी आप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हम समझा रहे हैं क्या कर, वही चीज़ें कह रहा है जो हमने लिखा है, ठीक है। ये लिखे इसलिए हैं ताकि आप बाद में याद रखें कि मतलब सर क्या पढ़ाए थे, तो वो थ्योरी होती है तो थोड़ा सा अच्छे से याद रहता है। ऐसे कंसेप्ट तो इसके अंदर हमने बता ही दिया कि क्या क्या है, तो ये सारा कुछ वही हमने बताया, ठीक है। हम लोग विनेगर से ये करवाएंगे, और वो एल्कलाइन होता है, वो कौन सा होता है, बासपस्टिंग होती है, वो उसका एल्कलाइन होता है, हम लोग विनेगर से ट्रीटमेंट करेंगे उसका, कोई दिक्कत। और वो जो होता है कौन सा प्लांट होता है, नेटल प्लांट, हमने लिखा है या नहीं लिखा, हेयर ऑफ द नेटल प्लांट्स लिखा। हम लोग कौन से प्लांट से करेंगे, डॉग प्लांट से उसका न्यूट्रलाइजेशन करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद एनिमल्स के अंदर हमने बताया, एनिमल्स जो हैं हमने अभी कहा कि जब एसिड रेन होती है, पीएच इन एनिमल्स सेंसिटिव हम इसलिए वर्ड लगा दिए हैं, मतलब कि वो कितने में अच्छे से काम कर सकते हैं और वो कितना उसके द्वारा उसके मतलब वो कितना उस पर निर्भर करता है। तो याद रखिए पीएच वैल्यू का जो रेंज होता है 7 से लेकर 9 तक होता है, किसका, एक अच्छे से जीवन यापन करने के लिए प्लांट्स वगैरह का। जिस तरीके से हम लोग कहा था ना कि 7 तक रहेगा तो ठीक है, 6 से 7 तक ठीक है, 7.8 तक सही है, 8 तक सही है, मतलब 6 से लेकर 8 तक है तो सही है। हम उससे ज़्यादा अगर या घटता है या बढ़ता है तो ऐसी स्थिति हमारा एसिडिक बेसिक कैरेक्टर बढ़ने घटने से हम प्रॉब्लम में आते हैं। वैसे एनिमल्स वगैरह भी प्रॉब्लम में पड़ता है, प्रॉब्लम में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ जब एसिडिक रेन होगी तो ऐसी स्थिति में दिक्कत होगी। अब ज़्यादा एसिड की मात्रा बढ़ रहा है या ज़्यादा बेसिक की मात्रा बढ़ रहा है, तो हम लोग 7 to 9 याद रखिएगा कि उसका जो ऑप्टिमम बढ़ने का रेंज है, मतलब जो अच्छे से जीवन यापन करने का जो रेंज है वो कितना है, 7 से 9। अगर 7 से नीचे चला गया तो ऐसी स्थिति में एनिमल प्रॉब्लम में आते हैं, 9 से ऊपर चला जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। अब यहाँ वहाँ भी वही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो वहाँ बेकिंग सोडा या फिर ऐसी स्थिति में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिला देंगे उसके अंदर, तालाब के अंदर जहाँ एसिडिक रेन हुई है, या फिर सॉइल में अगर हुई है तो सॉइल का रेंज भी अगर पीएच ऊपर घट रहा है बढ़ रहा है तो वहाँ भी हम लोग बेस मिला करके वहाँ भी न्यूट्रल कर सकते हैं, ठीक है। और न्यूट्रल कर देंगे तो फिर से एनिमल्स वगैरह जो एक्वेटिंग होंगे वो अच्छे से अपना ये आगे की ओर ये करेंगे। इज दैट ओके? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके आसपास में आप देखे होंगे पीएच सेंसिएशन में आपको एग्जांपल दिया जा रहा है कि जैसे बी, हनी बी समझ रहे हो, मधुमक्खी, या फिर इसको बहुत सारा उसी टाइप का और भी पाया जाता है। जैसे आप ले ले चींटी, चुट्टी जिसको एंट कहते हैं, फिर आप बिड़नी भी एक होता है, या बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा कीड़ा है जिसके अंदर की फर्न्स के ऊपर या उसके स्टिंग, उसके जो सूंड होते हैं ना, उसके अंदर पाया जाता है उसको, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और जब कभी वो काट लेता है ऐसी स्थिति में कहीं भी, तो वो वहाँ स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ क्या कर देता है, वो फॉर्मिक एसिड जो है, मेथेनोइक एसिड वहाँ इंजेक्ट कर देता है, छोड़ देता है।
अब क्या करेंगे कि आप वहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या तो चूना रगड़ दीजिए, या फिर वैसी स्थिति में माइल्ड बेसिस जैसे कि बेकिंग सोडा वगैरह का सॉल्यूशन आप ऐसे रब कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये कभी कभी सुना होगा कि किसी को बिड़नी काट लिया यहाँ फेस पे, या कहीं कुछ ऐसा कुछ भी काट दिया, तो ऐसी स्थिति में सुना होगा कि बोलते हुए कि नहीं कम करो, लोहा रगड़ लो, या फिर ऐसा भी सुना होगा कि वहाँ चूना लगा दो। तो चूना क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। या लोहा रगड़ना क्या है? वो मेटल है। अब एसिड इंजेक्ट किया है, जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। यहाँ एसिड, अंदर में एसिड गया, मेटल को ऐसे रगड़ेंगे पसीना के माध्यम से, वहाँ रोआ के माध्यम से मेटल का अंश जाएगा अंदर में जाएगा, तो एसिड और मेटल रिएक्ट करेगा, मेटल एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कुछ देर बाद रिलीफ हो जाएंगे हम। या फिर कभी फेस पे या कहीं किसी हिस्से पर क्या कर लेता है कि काट देता है बी, हनी बी, मधुमक्खी, या फिर बिड़नी जिसको हम कर रहे थे वो। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि चूना लगा देते हैं। जो चूना लगाते हैं वो बेस अंदर चला जाता है, और वो बेस और उसमें जो एसिड है ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेता है और बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा तो न्यूट्रलाइज होगा, हम लोग रिलीफ फील करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ हमने लिखा है कि क्या लिखे हैं कि व्हेन हनी बी स्टिंग ए पर्सन इट इंजेक्टेड द एसिड लिक्विड इन द टू द स्किन रबिंग विथ माइल्ड बेसिस लाइक द बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया। मतलब जिस एरिया पे काटा गया है वहाँ पर लगा सकते हैं। पीएच इन सॉइल, पीएच इन द सॉइल क्या है? ये भी देखो हमने अभी बताया कि कभी भी होता है कि बहुत ज़्यादा जब ये बारिश हो रही है या फिर वैसे जब एसिडिक रेन होती है तो मिट्टी के ऊपर, जाहिर सी बात है मिट्टी के ऊपर भी पड़ेगा, खेत खलिहान वगैरह में भी, तो वहाँ क्या होती है कि कभी कभी उसकी जो पीएच रेंज होती है, पीएच वैल्यू घट जाती है। और ये जो ऑप्टिमम वैल्यू होती है वो होती है हाईली रेनफॉल एरिया में होती है, ये 3.5 से लेकर 10 तक वो मेंटेन करके चलता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल आसपास के जो हमारे फील्ड के जो है वो 5 to 7 है। 5 से नीचे जाने के बाद क्या होती है कि प्रॉब्लम हो जाती है, वो एसिडिक सॉइल हो जाता है, तब वहाँ अच्छे से प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं। फिर आप वहाँ क्या करेंगे कि बेकिंग सोडा का ना सॉल्यूशन डाल करके और वहाँ न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो वहाँ भी जैसे सॉइल भी ये करेगा, फिर अपना न्यूट्रल हो जाएगा या फिर अपना पीएच वैल्यू को मेंटेन कर लेगा 5 to 7 के बीच में। तो अच्छी स्थिति में वहाँ से फिर क्रॉप वगैरह सारा ये करेंगे, ग्रो कर सकते हैं। इज दैट ओके? तो मुख्य रूप से एवरीडे लाइफ में हमने 5 ही चीज़ पढ़ा कि पीएच का प्रभाव पड़ता है। वो कौन कौन सा था? पहला डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, दूसरा माउथ के ऊपर, तीसरा प्लांट्स के ऊपर, चौथा एनिमल्स के ऊपर, और फिर पांचवा था सॉइल के ऊपर। अब प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर में 2 चीज़ हमने एग्जाम्पल के तौर पर और देखा कि सेल्फ न्यूट्रलाइजेशन है, जिसमें नेटल प्लांट और डॉग प्लांट को लिया था, और कुछ चीज़ें जो थी जैसे कि एनिमल्स के अंदर भी हनी भी, जैसे हमने इसका एग्जांपल दिया कि यहाँ भी देखो पीएच चेंजेस के कारण ऐसा होता है, या पीएच के प्रति सेंसिटिव है, या पीएच वैल्यू यहाँ भी हमारे द्वारा ऐसा कुछ हो रहा है जिसके कारण से मतलब हमको स्वेलिंग वगैरह हो रही है। और ये ज़्यादातर जो होते हैं वो पाए जाते हैं मतलब वैसे वैसे छोटे कीड़े के अंदर में, और हम लोग माइल्ड बेसिस के द्वारा उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो भी कंसेप्ट था पीएच के प्रति एक चेंजेज और मतलब पीएच का बढ़ना और घटना से संबंधित, वो इतना ही कुछ था। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर हम यहाँ नहीं समझे, या फिर ऐसे। देखो इसके अंदर कुछ ऐसा समझने नहीं था, ये जो भी था थियोरेटिकल कंसेप्ट था और बड़ा ही प्यार से समझ में आ जाने वाला चीज़ था, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ, है ना। तो अगर फिर भी अगर आपको लगा हो कि कुछ समझ नहीं आया तो ऐसी स्थिति में आप हमको कमेंट में बता सकते हैं कि सर यहाँ हमको प्रॉब्लम रह गया, तो हम उसको ज़रूर सॉल्यूशन देंगे उसका, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।